हेलो स्टूडेंट्स, आइए देखते हैं चैप्टर 10 की दूसरी हेडिंग क्षार धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण के बारे में। क्षार धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण कौन कौन है, आइए इसको ध्यान से समझा जाए। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। क्षार धातुओं के सभी यौगिक साधारणतया आयनिक प्रकृति के होते हैं। क्षार धातुओं के सभी यौगिक जो है वे साधारणतया आयनिक नेचर के, आयनिक प्रकृति के होते हैं। इनमें से कुछ यौगिकों के सामान्य अभिलक्षणों की विवेचना यहाँ पर की जा रही है। ठीक है, जैसे पहला ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बारे में। वायु के आधिक्य में, वायु की अधिक मात्रा में दहन करने पर, जलाने पर लिथियम मुख्य रूप से मोनोऑक्साइड Li2O और कुछ पराक्साइड Li2O2, जबकि सोडियम जो है पराक्साइड Na2O2 और कुछ सुपर ऑक्साइड NaO2 बनाते हैं। ठीक है, वायु के आधिक्य में दहन करने पर, जलाने पर लिथियम जो है मुख्य रूप से मोनोऑक्साइड बनाता है, जबकि सोडियम जो है पराक्साइड बनाता है। लेकिन लिथियम जो है कुछ मात्रा में पराक्साइड भी बनाता है और सोडियम भी कुछ मात्रा में सुपर ऑक्साइड भी बनाता है, जबकि पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं। पोटेशियम, रुबिडियम और सीजियम सुपर ऑक्साइड बनाते हैं, MO2 बनाते हैं। ठीक है, तो वायु के आधिक्य में दहन करने पर लिथियम मुख्य रूप से मोनोऑक्साइड Li2O, यह कुछ पराक्साइड Li2O2, सोडियम पराक्साइड Na2O2, यह कुछ सुपर ऑक्साइड NaO2 भी बनाते हैं, जबकि पोटेशियम, रुबिडियम तथा सीजियम सुपर ऑक्साइड MO2 बनाते हैं। अनुकूल परिस्थितियों में M2O, M2O2 और MO2 शुद्ध रूप से बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अनुकूल परिस्थिति में M2O, M2O2 और MO2 जो है शुद्ध रूप में, प्योर रूप में बनाए जा सकते हैं। धातु आयनों के आकार बढ़ने के साथ साथ, धातु आयनों के आकार बढ़ने के साथ साथ पराक्साइडों तथा सुपर ऑक्साइडों के स्थायित्व में भी वृद्धि होती है। ठीक है, धातु आयनों का आकार बढ़ने के साथ साथ पराक्साइडों तथा सुपर ऑक्साइडों के अस्थायित्व में वृद्धि होती है। इसका कारण जो है जालक ऊर्जा प्रभाव के फलस्वरूप बड़े ऋणायन, बड़े धनायन का अस्थायित्व प्रदान करना है। ठीक है, तो धातु आयनों के आकार बढ़ने के साथ साथ पराक्साइडों और सुपर ऑक्साइडों के अस्थायित्व में वृद्धि होती है। इसका कारण जालक ऊर्जा प्रभाव के फलस्वरूप बड़े ऋणायन तथा बड़े धनायनों का अस्थायित्व प्रदान करना है। जालक ऊर्जा प्रभाव, लैटिस एनर्जी इफेक्ट के कारण जो है बड़े ऋणायन और बड़े धनायन स्टेबल हो जाते हैं, जिसके कारण धातु आयनों का आकार बढ़ने के साथ साथ पराक्साइडों और सुपर ऑक्साइडों के अस्थायित्व में भी वृद्धि होती है। ए ऑक्साइड सरलता पूर्वक जल अपघटित होकर हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। ठीक है, ए ऑक्साइड जो है सरलता पूर्वक जल अपघटित हो जाते हैं और हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जाते हैं। M2O प्लस H2O, 2M प्लस प्लस 2OH माइनस, M2O2 प्लस 2H2O, 2M प्लस प्लस 2OH माइनस प्लस H2O2, 2MO2 प्लस 2H2O एरो 2M प्लस प्लस 2OH माइनस प्लस H2H2 प्लस O2। तो यहाँ पे आप देख रहे हैं, यह आपका ऑक्साइड है क्षार धातु का, जो हाइड्रोक्साइड में कन्वर्ट हो गया। यह आपका पराक्साइड है, यह भी हाइड्रोक्साइड में, और यह आपका सुपर ऑक्साइड है जो हाइड्रोक्साइड में परिवर्तित हो जा रहा है। शुद्ध अवस्था में ऑक्साइड और पराक्साइड रंगहीन होते हैं, परंतु सुपर ऑक्साइड पीले या नारंगी रंग के होते हैं। ठीक है, शुद्ध अवस्था में ऑक्साइड और पराक्साइड जो होते हैं वे रंगहीन होते हैं, कलरलेस होते हैं, जबकि सुपर ऑक्साइड जो है पीले या नारंगी रंग के होते हैं। सुपर ऑक्साइड भी अनुचुंबकीय होते हैं।
सुपर ऑक्साइड जो हैं वे अनुचुंबकीय होते हैं। कार्बनिक रसायन में सोडियम परऑक्साइड को ऑक्सीकारक के रूप में प्रयोग लाया जाता है। सुपर ऑक्साइड जो हैं वे अनुचुंबकीय होते हैं, पैरामैग्नेटिक होते हैं। और कार्बनिक रसायन में, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में, सोडियम परऑक्साइड को ऑक्सीकारक के रूप में यूज किया जाता है, प्रयोग में लाया जाता है। ठीक है। ऑक्साइड तथा जल अभिक्रिया से प्राप्त हाइड्रोक्साइड श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। ऑक्साइड तथा जल अभिक्रिया से प्राप्त हाइड्रोक्साइड जो होते हैं वे श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड प्रबलतम क्षारक होते हैं। क्षार धातुओं के जो हाइड्रोक्साइड होते हैं वे प्रबलतम क्षारक होते हैं। ये जल में अत्यधिक ऊष्मा के उत्सर्जन के साथ आसानी से घुल जाते हैं। क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड प्रबलतम क्षारक होते हैं और ये जल में अत्यधिक ऊष्मा के उत्सर्जन के साथ आसानी से घुल जाते हैं। जल में इनके घुलने का कारण तीव्र जल योजन होता है। जल में इनके घुलने का कारण जो है वह तीव्र जल योजन होता है। तो स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं कि ऑक्साइड तथा जल अभिक्रिया से प्राप्त हाइड्रोक्साइड जो है वे श्वेत क्रिस्टलीय ठोस होते हैं। क्षार धातुओं के हाइड्रोक्साइड प्रबलतम क्षारक होते हैं। ये जल में अत्यधिक ऊष्मा का उत्सर्जन के साथ आसानी से घुल जाते हैं और जल में इनके घुलने के कारण तीव्र जल योजन है। जल में इनके घुलने का कारण जो है वह तीव्र जल योजन है। ठीक है। तो यह था आपका ऑक्साइड और हाइड्रोक्साइड के बारे में। अब देखते हैं हैलाइड के बारे में। क्षार धातुओं के हैलाइड अर्थात MX, जहाँ X बराबर फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन होगा, उच्च गलनांक वाले रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। क्षार धातुओं के हैलाइड जो होते हैं वे उच्च गलनांक वाले रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। इन्हें उपयुक्त ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट की हाइड्रोहैलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाया जा सकता है। ठीक है। इन्हें उपयुक्त ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट की हाइड्रोहैलिक अम्ल HX के साथ अभिक्रिया करके बनाया जा सकता है। इन सभी हैलाइडों की संवहन एंथैल्पी उच्च ऋणात्मक होती है। इन सभी हैलाइडों की संवहन एंथैल्पी जो होती है वह उच्च ऋणात्मक होती है। क्षार धातुओं के फ्लोराइडों के जो एंथैल्पी परिवर्तन होता है, मानक एंथैल्पी परिवर्तन विरचन का, फॉर्मेशन का मान वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर कम ऋणात्मक होता जाता है। डेल्टा H स्टैंडर्ड F का मान वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर कम ऋणात्मक होता जाता है, जबकि इन क्षार धातुओं के क्लोराइड, ब्रोमाइड, आयोडाइड के डेल्टा H स्टैंडर्ड फॉर्मेशन का मान ठीक इसके विपरीत होता है। ठीक है। तो आप देख रहे हैं कि क्षार धातुओं के हैलाइड उच्च गलनांक वाले रंगहीन क्रिस्टलीय ठोस पदार्थ होते हैं। इन्हें उपयुक्त ऑक्साइड, हाइड्रोक्साइड या कार्बोनेट की हाइड्रोहैलिक अम्ल के साथ अभिक्रिया करके बनाया जा सकता है। इन सभी हैलाइडों की संवहन एंथैल्पी उच्च ऋणात्मक होती है। इन सभी हैलाइडों की संवहन एंथैल्पी जो है वह उच्च ऋणात्मक होती है। क्षार धातुओं के फ्लोराइडों की मानक एंथैल्पी परिवर्तन विरचन का मान जो है वर्ग में नीचे की ओर बढ़ने पर कम ऋणात्मक होता जाता है, जबकि इन क्षार धातुओं के क्लोराइड, ब्रोमाइड और आयोडाइड की मानक एंथैल्पी परिवर्तन विरचन का मान ठीक इसके विपरीत होता है। किसी धातु विशेष के लिए मानक एंथैल्पी परिवर्तन विरचन का मान फ्लोराइड से आयोडाइड तक हमेशा कम ऋणात्मक होता जाता है। ठीक है। किसी धातु विशेष के लिए डेल्टा H स्टैंडर्ड फॉर्मेशन का मान जो है फ्लोराइड से आयोडाइड तक हमेशा कम ऋणात्मक होता जाता है। गलनांक एवं क्वथनांक का मान क्रमशः
हमेशा गलनांक और क्वथनांक का क्रम जो है वो हमेशा फ्लोराइड ग्रेटर देन क्लोराइड ग्रेटर देन ब्रोमाइड ग्रेटर देन आयोडाइड के अनुसार होता है। गलनांक और क्वथनांक का क्रम जो है वह हमेशा जो है फ्लोराइड ग्रेटर देन क्लोराइड ग्रेटर देन ब्रोमाइड ग्रेटर देन आयोडाइड के अनुसार होता है। ये सभी हैलाइड जल में घुलनशील होते हैं। सभी हैलाइड्स जो हैं वे जल में घुलनशील होते हैं। जल में लिथियम फ्लोराइड की निम्न विलेयता इसकी उच्च जालक ऊर्जा के कारण होती है। जल में लिथियम फ्लोराइड LiF की निम्न विलेयता जो है इसकी उच्च जालक ऊर्जा के कारण तथा सीजियम आयोडाइड CSI की निम्न विलेयता जो है सीजियम आयन और आयोडाइड आयन की निम्न जल योजन ऊर्जा के कारण होती है। LiF की निम्न विलेयता जो है इसकी उच्च जालक ऊर्जा के कारण होती है, जबकि CSI की निम्न विलेयता जो है CS प्लस आयन तथा I माइनस की निम्न जल योजन ऊर्जा के कारण होती है। लिथियम के अन्य हैलाइड एथेनॉल, एसीटोन और एथिल एसीटेट में घुलनशील होते हैं। लिथियम के अन्य हैलाइड जो हैं वे एथेनॉल, एसीटोन और एथिल एसीटेट में घुलनशील होते हैं। लिथियम क्लोराइड जो है पिरिडीन में भी घुलनशील होता है। LiCl जो है पिरिडीन में भी घुलनशील होता है। ठीक है, तो लिथियम के अन्य हैलाइड एथेनॉल, एसीटोन और एथिल एसीटेट में घुलनशील होते हैं, जबकि लिथियम क्लोराइड पिरिडीन में भी घुलनशील होता है। यह था आपका हैलाइड के बारे में। अब देखते हैं ऑक्सो अम्ल के लवण के बारे में। ऑक्सो अम्ल वे होते हैं जिनमें जिस परमाणु पर अम्लीय प्रोटॉन से युक्त हाइड्रॉक्सिल समूह होता है उसी परमाणु पर ऑक्सो अम्ल वे होते हैं जिसमें जिस परमाणु पर अम्लीय प्रोटॉन से युक्त हाइड्रॉक्सिल समूह होता है उसी परमाणु पर ऑक्सो समूह जुड़ा रहता है। उसी परमाणु से ऑक्सो समूह जुड़ा रहता है। ठीक है, जैसे कि कार्बोनिक अम्ल H2CO3। ठीक है, तो ऑक्सो अम्ल कौन होते हैं? ऑक्सो अम्ल वे होते हैं जिनमें जिस परमाणु पर, ठीक है, अम्लीय प्रोटॉन से युक्त हाइड्रॉक्सिल समूह होता है उसी परमाणु पर ऑक्सो समूह जुड़ा रहता है। जैसे कार्बोनिक अम्ल H2CO3 OC OH2 ट्वाइस, सल्फ्यूरिक अम्ल H2SO4 O2S OH ट्वाइस। क्षार धातुएं सभी ऑक्सो अम्ल के साथ लवण बनाती हैं। क्षार धातुएं जो हैं वे सभी ऑक्सो अम्ल के साथ लवण बनाती हैं। ये साधारणतया जल में घुलनशील होते हैं तथा तापीय अस्थायी होते हैं। ऑक्सो अम्ल जो हैं वे जल में घुलनशील होते हैं और थर्मोस्टेबल होते हैं, तापीय अस्थायी होते हैं। इनके कार्बोनेट M2CO3 और हाइड्रोजन कार्बोनेट टो MsCO3 का तापीय अस्थायित्व अत्यधिक होता है। ठीक है, क्षार धातुओं के कार्बोनेटों और हाइड्रोजन कार्बोनेटों के तापीय अस्थायित्व अत्यधिक होता है। क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे धन वृत्ति स्वभाव बढ़ता है, अतः कार्बोनेटों और हाइड्रोजन कार्बोनेटों का स्थायित्व भी बढ़ता है। ठीक है, वर्ग में ऊपर से नीचे धन वृत्ति स्वभाव बढ़ता है, अतः कार्बोनेटों और हाइड्रोजन कार्बोनेटों का स्थायित्व भी बढ़ता है। लिथियम कार्बोनेट ताप के प्रति अधिक अस्थायी नहीं होता है। लिथियम कार्बोनेट जो है वह ताप के प्रति अधिक अस्थायी नहीं होता है। लिथियम का आकार छोटा होने के कारण यह बड़े ऋणात्मक कार्बोनेट को ध्रुवित करके अधिक अस्थायी लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का विरचन करता है। लिथियम का आकार छोटा होने के कारण यह बड़े ऋणायन कार्बोनेट CO3 को ध्रुवित करके अधिक अस्थायी लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का विरचन करता है।
इसके हाइड्रोजन कार्बोनेट का स्थायित्व ठोस अवस्था में नहीं होता है। इसके हाइड्रोजन कार्बोनेट का स्थायित्व जो है वह ठोस अवस्था में नहीं होता है। ठीक है, तो ऑक्सो अम्ल के लवण के बारे में आपने देखा कि ऑक्सो अम्ल वे होते हैं जिनमें जिस परमाणु पर अम्लीय प्रोटॉन से युक्त हाइड्रॉक्सिल समूह होता है उसी परमाणु पर ऑक्सो समूह जुड़ा होता है। जैसे कार्बोनिक अम्ल, सल्फ्यूरिक अम्ल। क्षार धातुएं सभी ऑक्सो अम्ल के साथ लवण बनाती हैं। ये साधारणतः जल में घुलनशील होते हैं और तापीय स्थायित्व होते हैं। इनके कार्बोनेटों और हाइड्रोजन कार्बोनेटों का तापीय स्थायित्व अत्यधिक होता है। क्योंकि वर्ग में ऊपर से नीचे धन वृत्ति स्वभाव बढ़ता है, अतः कार्बोनेटों और हाइड्रोजन कार्बोनेटों का स्थायित्व भी बढ़ता है। लिथियम कार्बोनेट ताप के प्रति अधिक अस्थायी नहीं होते हैं। लिथियम का आकार छोटा होने के कारण यह बड़े ऋणायन कार्बोनेट को ध्रुवित करके अधिक अस्थायी लिथियम ऑक्साइड और कार्बन डाइऑक्साइड का विरचन करता है। इसके हाइड्रोजन कार्बोनेट का स्थायित्व ठोस अवस्था में नहीं होता है। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यह था आपका क्षार धातुओं के यौगिकों के सामान्य अभिलक्षण के बारे में। मिलता है नेक्स्ट वीडियो में जहां अगले टॉपिक की चर्चा की जाएगी। मैं मनीष गुप्ता अपने चैनल में आपका स्वागत करता हूं। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।